बाप रे! 3 महीने से मैंने अपने ईएमआई की पेमेंट मैंने बाउंस पे बाउंस पे बाउंस एंड दैट वाज़ वेरी मैं इतना गुस्सा फ्रस्ट्रेट हो गया। कार्ड वाले बाबा के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। पिछले ऑलमोस्ट 10-12 दिन से वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से स्लिप होते होते बचा। जब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की फ्रॉम हैविंग अ फॉल, जो है बाइक का वजन था वो मेरे पूरे लोअर बैक पे और मेरे साइड पे आ गया और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। उठने बैठने के वांदे हो गए थे। लिटरली उठने बैठने में मुझे 1000 वोल्ट का करंट लग रहा था अपनी बॉडी में, इतना पेनफुल था। मगर अब जो है मेरा रिकवरी 90% के आसपास आ गया। 10% अभी भी बाकी है, पर मैंने हिम्मत करके, ऐसा मैं बैठ ही नहीं पा रहा, कोशिश का भी सपोर्ट लगाया पीछे पिलो का, बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों द शो मस्ट गो ऑन। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। आप जब एक लोन लेते हो या एक क्रेडिट कार्ड लेते हो, आपका सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर शुड बी 750 एंड अबव, ये आप सभी जानते हो। अब ये जो वीडियो है ये दो तरह की ऑडियंस के लिए है। पहली ऑडियंस जिनका स्कोर काफ़ी नीचे है और चाहते हैं उसे बढ़ा के वो 750 के आप जो है पार ले जाए, और जिन लोगों का 750 से ऊपर स्कोर है और वो चाहते हैं कि 800 प्लस हमारा स्कोर चला जाए। तो ये दोनों ही ऑडियंस के लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा स्कोर कैसा 790 से 750 या 755 के आसपास आ गया। थोड़ी मेरी लापरवाही भी हुई थी, तो वो भी एक केस स्टडी मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पे आप अगर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो। चैप्टर आपको नीचे देने वाला हूँ। अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि हाँ चलो मुझे इसके बारे में पता है, तो आप स्किप करके दूसरे पार्ट पे जा सकते हो। तो चलो फाइनली इस वीडियो की शुरुआत हम कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अवॉइड मेकिंग मिनिमम ड्यू पेमेंट और पार्शियल पेमेंट ऑन योर क्रेडिट कार्ड। जब भी अपना कार्ड यूज़ करो, इंश्योर यू आर गोइंग टू पे द फुल अमाउंट, मतलब कुछ भी उसमें बैलेंस नहीं रखोगे। अगर 1000 रुपये यूज़ किया तो पूरा 1000 आप पे करोगे। नॉर्मली आपका जो मिनिमम ड्यू होता है दोस्तों, दैट इज अराउंड 5% ऑफ योर अमाउंट यू स्पेंड इन दैट मंथ। अगर आपने 10,000 रुपये खर्चा किया तो मान लो 500 से 700 रुपये की रेंज में आपका मिनिमम ड्यू आता है। कई लोग क्या कहते हैं कि यार चलो 10,000 में से मैं 5,000 भर देता हूँ, बाकी का जो है 5,000 या बाद में भर दूंगा। मगर बैंक आपको फुल अमाउंट पे, आपके 10,000 जो अपने अमाउंट यूज़ किया उस पर जो है पूरा इंटरेस्ट चार्ज करती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ बैलेंस अमाउंट पे, जी नहीं, इट इज़ ऑन द फुल अमाउंट दैट यू हैव स्वाइप्ड। और इसे हम स्नो बॉल इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये है कि हर महीना आप मिनिमम ड्यू भर रहे हो, आप कार्ड यूज़ करो, नेक्स्ट मंथ भी वो करें और वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। एक दिन ये होता है कि आप आके एक डेड एंड आ जाता है। आप बुरी तरह से आप क्रेडिट कार्ड के डेट में यानी कर्ज में आप फंस चुके हैं। आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं, एक ब्रिक गेम आया करता था जिसका नाम था टेट्रिस। ब्लॉक गिरते रहते हैं गिरते रहते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हम उसे बचा नहीं पाते, वो ब्लॉक आते 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 वो पूरा ब्लॉक जो है पूरा चोकअप हो जाता है और आपका गेम वहाँ पे ओवर हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही मिनिमम ड्यू से आप शुरुआत तो करते हैं, आपको इमीडिएटली नज़र नहीं आता है कि भाई मेरा एक टाइम पे ब्लॉक आके मैं इसमें कर्ज में फंसने वाला हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। इफ़ यू आर यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, यूज़ एज मच एज यू कैन पे इन वन फुल शॉट। सेकेंड पॉइंट ये दोस्तों, जब आपके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आप रखते हो, जैसे मेरे केस में मेरे पास 24 प्लस क्रेडिट कार्ड है और मैं अपने कार्ड को इस साल मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है मैं अपने कार्ड को 7 या 8 की रेंज में लेके आऊँगा। मुझे इतने सारे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है अपने कार्ड को ट्रैक करना। 24 क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट अ जोक। लोग 2 से 3 कार्ड भी मैनेज नहीं कर पाते एंड इट इज़ ऑब्वियस। तो इसमें दो ऑप्शन है। अभी मैं यूज़ करता हूँ क्रेडिट, तो मुझे पता चलता है कि भाई मेरा ड्यू डेट कब आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मैं क्रेडिट के थ्रू अपने पेमेंट जो है कर देता हूँ। और ये वीडियो उनसे स्पॉन्सर्ड नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि क्रेडिट की ग्लिच की वजह से मुझे अपना जो है पेमेंट जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मुझे बार बार अपने ऐप खोलने पड़ते हैं। अभी इतने सारे कार्ड के ऐप खोलना इज़ अ बिग हेडेक। तो मैंने क्या किया, आई हैव स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग एन ऑटो पेमेंट यानी ऑटो डेबिट फ्रॉम माय बैंक अकाउंट। तो मैंने क्या किया, अपने कार्ड को लिंक किया अपने सेविंग अकाउंट पे और वहाँ पे मैंने डाल दिया कि महीने के ये पर्टिकुलर तारीख पे जो भी अमाउंट आएगा मेरे कार्ड पे उसे फुल में पे कर दो। क्योंकि पहला पॉइंट हमारा वही था जहाँ मैंने आपको कहा कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो और विल इंश्योर यू पे द फुल अमाउंट। तो मैंने ऑटो डेबिट पे वो इंस्ट्रक्शन डाला है। वहाँ पे आपको 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे कि पे मिनिमम ड्यू, पे इन फुल या पे एनी अदर अमाउंट, पर मैंने उसे पे इन फुल कर दिया है। इससे क्या होता है, आप एकदम निश्चिंत होते हैं। अगर आप अपने काम में या कोई, अभी जैसे मुझे इंजरी हुई थी, मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा था और ऐसे टाइम पे अगर मेरे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट मिस हो जाते तो क्या होता, राइट। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा काट देगा, आपका पेमेंट चला जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आप डेट फ्री रहोगे और आपको कोई भी आपके दिमाग पे प्ले नहीं करेगा यार मेरा बिल जनरेट होगा कब होगा, बार बार लॉगिन करो ऐप में या क्रेडिट खोल के देखो। ये झंझट से आप टोटली आप फ्रीडम आपको मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है, ऑलवेज इंश्योर यू हैव इनफ
बैलेंस इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट जहाँ पे आपने ऑटो डेबिट रखा है। मान लो आपके 3 कार्ड है, हर महीने आप अपने तीनों कार्ड पे 10-10 हज़ार रुपये खर्च करते हो, तो आपके उस अकाउंट में 40 to 50,000 का आप बफर मेंटेन करो, क्योंकि जब आप ऑटो डेबिट पे जाते हो आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा, दैट पेमेंट विल नॉट गो थ्रू और आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंश्योर यू हैव सफिशिएंट बैलेंस इन दैट अकाउंट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू यूज द ऑटो डेबिट फीचर। हमारा थर्ड पॉइंट, क्रेडिट उतना ही लो जितना आपको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में क्रेडिट मिलना जो है इतना इजी हो गया है, क्रेडिट कैश हो गया है, गूगल पे ने भी अपना भी कैश जो है लोन ऑन फ़ोन स्टार्ट कर दिया है, पेटीएम पे मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, कोई चाइनीज़ ऐप है और कई सारे ढीक भर के ऐप्स है जो आपको लोन देने के लिए बैठे। इट इज़ सो ईजी टू गेट क्रेडिट टुडे, बी इट क्रेडिट लाइन, क्रेडिट कार्ड और लोन। पर आखिर को क्रेडिट मीन्स उधार, एंड ऑफ द डे आप उधार ही ले रहे हो, इट इज़ अ डेट। तो आप जब अपना अगला लोन या कार्ड लेने की कोशिश करोगे तो एसेस करो, क्या मुझे सही में इस कार्ड की ज़रूरत है, क्या मुझे सही में इस लोन की ज़रूरत है, क्या मैं अपना लोन चुका पाऊंगा, कैन आई पे इट ऑन टाइम। बिकॉज लेना बहुत आसान है, मगर देने की जब बारी आती है, आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं करता हूँ, इंसान की फितरत या उसकी जो नीयत है थोड़ी डगमगा जाती है और वहाँ पे सारा प्रॉब्लम शुरू होता है, वहाँ पे आपका डेट राइज होना शुरू होता है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने गूगल पे का जो भी कैश आया है आप जो है वो भी लोन दे रहे हो, वहाँ से भी ले लिया, क्रेडिट कैश भी ले लिया आपने, पेटीएम से भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप कर लिया, आपने इतने सारे लोन लेके आप बैठ गए, तभी आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप क्या कर रहे हो। मगर जब बिल एक साथ आया तो आपकी शायद वो टाइम पे उसे प्रीपेमेंट उस बिल की करने की आपकी कैपेसिटी ना हो, फिर आप बोलोगे यार मेरे से ये क्या हो गया, और इमीडिएटली आप एक चुंगल में फंस जाते हो। तो आप भी प्लीज़ कंपटीशन मत करो, मेरे दोस्त के वो कार्ड है मैं ये लूँगा, उसके बाद वो कार्ड है क्या 5 है मैं 6 लूँगा, 6 है मैं 7 लूँगा, नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। प्लीज़ ये अवॉइड करो, दिस इज़ अ डेट ट्रैप इन द एंड। तो प्लीज़ मेक योर डिसीजन वाइजली, और जितना लगता है उतना ही आप क्रेडिट जो है आप बोरोइंग मार्केट से करो। अब इस वीडियो का सब जो अहम हिस्सा है, ये फोर्थ पॉइंट जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। अब इसका मतलब ये होगा कि लाइफ में इमरजेंसी कभी भी बता के नहीं आती और इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्या आता है, चलो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लो, चलो लोन ले लो, चलो किसी से उधार मांग लो। अब ये तरीका नहीं हुआ, लाइफ में हमारे पास कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी फंड जो है होने ही चाहिए। बीच में कुछ इशू हो गया था, मुझे भी कुछ इमरजेंसी आई, मैंने सोचा यार कार्ड यूज़ करूँ ये करूँ, पर मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मेरे पास कुछ इमरजेंसी फंड साइड में पड़े हैं, मैंने वो यूज़ कर लिया और मैटर वहाँ पे खलास हो गया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात इमरजेंसी फंड की होती है, दैट इज़ योर ओन मनी। आपने सेव कर करके एक पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा रखा है, तो खुदा ना खाता सी इमरजेंसी विल नॉट ऑलवेज मीन मेडिकल इमरजेंसी। घर में अगर आपके शादी किसी की फिक्स हो गई या आपका एक प्लान हो गया आपको हॉलीडे पे जाना है, इमरजेंसी मीन क्या आपको इंस्टेंटली कैश लग रहा है। इमरजेंसी डज नॉट मीन क्या जिंदगी और मौत का सवाल हो गया, ऐसी बात नहीं होती है ऑलवेज। तो आपका जो अपना पैसा है एक्सेसिबल है। अब फ़र्ज़ करो कि आपके पास आपने कुछ बीच में कुछ लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है यार, आपको एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ गई या आपको ट्रैवल करना है, आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और किसी के केस में मेडिकल की ज़रूरत पड़ गई, तो आप एक लोन अप्लाई करोगे, आपका लोन शायद रिजेक्ट हो जाए क्योंकि आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, आपने आपके पेमेंट को बाउंस कर दिया, तो आपको वो फंड शायद ना मिले। तो अगर आपके पास आपके खुद के अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लोन के लिए अप्लाई करो, फिर जवाब आएगा, ये होगा, पूरा प्रोसेस होते होते, डिसबर्समेंट होते होते 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता भी जा सकता है, पर आपको जो है फंड्स तो इंस्टेंटली चाहिए, है ना। तो ऑलवेज बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आता है आपको क्रेडिट कार्ड या लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल के आप अपने जो है इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। उससे आप अपने आप को जो है डेट से यानी कर्ज से जो है और डूबने से बचा लोगे। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इमरजेंसी फंड यूज़ करो, कार्ड और लोन से दूर रहो और मस्त रहो। हमारा पांचवा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट सभी इम्पोर्टेंट है पर ये और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा मैंने अपने हर क्रेडिट स्कोर या सिबिल वाले वीडियो में कहा है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अब इसका मतलब समझा देता हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं क्रेडिट पे यूजेज के लिए और जो हमारे नए सब्सक्राइबर है उनको थोड़ा ये समझ में आ जाए और आपके लिए भी थोड़ा ब्रशअप हो जाए। अब जो बैंकिंग सिस्टम है वो ये कहता है कि आपका जो भी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो शुड बी लेस देन 30%। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा फिगर नहीं लूँगा, छोटे फिगर में समझाऊंगा। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 100 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, और आप हर महीने उस पर आप 20 रुपये स्वाइप कर रहे हो, 20 रुपये हर महीने 20, तो मतलब आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इज़ 20% ऑन
बिकॉज आपका 100 रुपीज़ का लिमिट है, 20 रुपया गया यानी 20% हो गया। अब कोई जो लोग हैं अगर वो हर महीने 40 रुपीज़ उस पर यूज़ कर रहे हैं तो 40 रुपीज़ बन गया 40%, विच इज़ नॉट आइडियली अ गुड परसेंटेज व्हेन इट कम टू एनालिसिस ऑफ योर क्रेडिट स्कोर और योर बैंकिंग सिस्टम जो है कुछ इस तरह से आप जो स्पेंड कर रहे हो, यानी इसकी जो डिपेंडेबिलिटी है इसके क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा है। 40% ये अपने कार्ड पे स्पेंड करता ही करता है। तो अगला बैंक जो है आपको शायद लोन या कार्ड देने से हिचकिचाए कि भाई ये बंदे का 40% के ऊपर जो है यूटिलाइजेशन है, अगर कल को कुछ नौकरी छूट जाती है तो हमारा पैसा ये कैसे भरेगा, 40% ऑफ इस अमाउंट जो बैलेंस है वो हमारे पास कैसे आएगा, ये सोच के बैंक आपको शायद अगला लोन या कार्ड ना दे। तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को अभी आपको कैसे संभालना है। एक तो अगर आपका एक कार्ड है तो आप प्लीज़ को 30% यानी 100 रुपये की लिमिट है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 लाख की लिमिट है तो दैट विल बिकम 60,000 रुपीज़ इज़ योर 30% हाइस्ट यूटिलाइजेशन रेशियो ऑन दैट कार्ड। लाख रुपये की लिमिट है तो 30,000 है। ऐसा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके कार्ड की लिमिट का 30% का वैल्यू क्या है और आपको अपने खर्च को उसके नीचे रखना पड़ेगा। अगर आपने आपके कार्ड पे 1 लाख रुपए का EMI करा लिया जिसकी वैल्यू है कि आपके कार्ड का जो लिमिट है दैट इज 2 लाख, तो मतलब आपने 50% यूज़ किया, तो जब आप अपना जो लोन जब फेरना शुरू करोगे हर महीना उसमें तो उतना उतना अमाउंट कम कम होगा, मगर दैट विल टेक टाइम। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि गेट अनदर क्रेडिट कार्ड। उससे क्या होगा, अगर 100 रुपये का एक कार्ड है और 100 रुपये का दूसरा कार्ड है, वो हो गया 200 रुपया। तो आपने अगर उसमें से 50 रुपीज़ भी हर महीना स्वाइप किया तो भी आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इट विल नॉट गो मोर देन 30%। तो दिस इज द बेस्ट वे कि एक कार्ड पे पूरा डिपेंडेंसी मत डालो। अगर आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है 30% हर महीने क्रॉस कर रहा है, भले आप टाइम पे फुल पेमेंट कर रहे हो, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो, बट इट इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम, इट नेगेटिव रिमार्क आ जाता है। तो सेकंड क्रेडिट कार्ड लेके दोनों के बीच में आप अपने खर्च को इक्वली मंथ में डिवाइड करो। एक का जो बिलिंग साइकिल है आप अलग रखो, दूसरे का अलग रखो, ताकि आपको रीपेमेंट करने में, रोलिंग करने में भी जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने क्रेडिट स्कोर को जो है चेक में रख सकते हो। जिनका स्कोर कम है वो बढ़ा सकते हैं, जिनका स्कोर है 760 780 800 प्लस जाना चाहते हैं, तो ये सारे टिप्स अगर आपने यूज़ किए इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। बाकी मैं जानना चाहूँगा, हाँ मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा स्कोर नीचे कैसे गया था तो हुआ ये था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास और मैंने उस पर एक 6 मंथ्स का EMI लिया था। कोई प्रोडक्ट लिया था मैंने, मुझे उसका EMI कन्वर्ट कराना था, मैंने उसको EMI में कन्वर्ट करा दिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या करेगा, उसका एक अलग अकाउंट खोलेगा। नॉर्मली कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं करता है, वो आपका जो भी आपने EMI अपने क्रेडिट कार्ड पे लिया है वो आपके स्टेटमेंट पे ही आएगा और वो एक साथ ही आएगा, आपको पे करना है और दैट्स डन। मगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने EMI के लिए जो मैंने अमाउंट कन्वर्ट किया था अपने क्रेडिट कार्ड पे, एक अलग अकाउंट उसका बना और मुझे नहीं पता था कि वो अमाउंट अलग से मुझे पे करना है जाके उनके वेबसाइट से। वो अमाउंट मैं पे, मुझे लगा मैं अपना पूरा बिल भर दिया तो मेरा पूरा पेमेंट क्लियर हो गया। 3 महीने तक मुझे ये आ रहा था जीमेल पे, अपने ईमेल पे कि यार आपका पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। मतलब ये क्या चक्कर है। फिर जब मैं लॉगिन कर, बाप रे, 3 महीने से मैंने अपने EMI की पेमेंट मैंने बाउंस पे बाउंस पे बाउंस, दैट और वेरी, मैं इतना गुस्सा फ्रस्ट्रेट हो गया। पर ये बैंक की भी गलती है, उनका काम है आपको बताना कि भाई अलग से एक, मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊंगा कि किस तरह से हो गया वो। तो ये देखिएगा, तो अलग उन्होंने एक अकाउंट खोला जिसमें उन्होंने वो EMI को सेपरेट किया और क्रेडिट कार्ड के बिल को सेपरेट किया। जब मुझे समझ में आया कि बहुत ये गड़बड़ हो गई, इमीडिएट मैंने सारे EMI भर दिए। इनफैक्ट मैंने लोन को पूरी तरह से फोरक्लोज कर दिया। तो इससे ये हुआ कि जो मेरा स्कोर था दोस्तों 790 के आसपास, वो 750 के आसपास आ गया। अब मेरा स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो कुछ इस तरह से। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। EMI ट्रांजैक्शन बैंक कब क्या करेगा, तो अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को हमेशा स्टडी करना ज़रूरी है। बैंक के बस भरोसे मत छोड़ दो कि हाँ इतना अमाउंट है भर दिया और आप उससे फारिग हो गए, ऐसा नहीं करना है। बाकी मैं जानना चाहूँगा आपके कमेंट इस वीडियो के बारे में, आपको ये वीडियो कैसा लगा। काफ़ी यूनिक और अलग किस्म का मैंने रिसर्च करने की कोशिश की इस वीडियो पे। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बिलो। हम जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में।